हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होगा एग्रीकल्चर की यील्ड हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग। दूसरा मुद्दा हम देखेंगे लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस। ये भी देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे हुए हैं, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा होगा डीपॉपुलेशन के संबंधित। थोड़ा कम डिस्कस होता है ये चीज़, इसलिए राइटर बात करें कि इस तरह के मुद्दे भी हमें डिस्कस करने चाहिए, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट, आज की कोट ऑफ द डे। देखो, आज की कोट ऑफ द डे है कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी इज अ सिन। ये बात बोली गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए, बहुत सारी ना आप आज के टाइम पर अलग अलग कंपनीज को देखते होंगे। ठीक है, वो कंपनीज ना बिजनेस भी अच्छा खासा कर लेती हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब कि वो कमाई अच्छा खासा करती हैं। पर क्या वो जब कमाई है, क्या वो सही माध्यम से आ रही है या नहीं आ रही? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपने जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, इन्होंने ना अभी अनाउंस क्या किया है कि अगले साल से ही अपना जो इनका बेबी पाउडर होता है ना, टॉल्क बेस्ड बेबी पाउडर, वो 2023 से इसको बंद करने वाले हैं। पता है क्यों बंद करने वाले हैं? क्योंकि हजारों ही लोगों ने ऐसा बोला है कि इनका जो पाउडर है उसमें एस्बेस्टोस नाम का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एस्बेस्टोस नाम की एक चीज़ होती है, केमिकल होता है एक तरह से, जो कि काफ़ी कार्सिनोजेनिक होता है। इससे कैंसर हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं को ओवेरियन कैंसर तक हो चुका है इसकी वजह से, जॉनसन एंड जॉनसन यूज़ करने की वजह से। तो क्या यहाँ पर इन्होंने कमाई तो शायद अच्छी खासी कर ली, ठीक है ना, अच्छा खासा रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया, पर क्या ये इनका सही ढंग से था? द आंसर इज क्लियरली नो। ठीक है ना। अगर आप किसी सामने वाले इंसान की हेल्थ को खराब करते हुए अगर आप पैसा कमा भी लोगे ना, तो वो एक तरह का क्या होगा, वो एक पाप ही है, वो एक सिन ही है। और सोच बताता हूँ आपको। आपने देखो, कोविड 19 का टाइम आप सभी ने देखा है। ठीक है, इसकी सेकेंड वेव याद है? बिल्कुल, कोई कैसे भूल सकता है उस टाइम को। देखिए, उस टाइम पे आप सभी जानते हो कि हमने कभी अपने रिलेटिव्स, हमने अपने किसी फ्रेंड को कहीं ना कहीं देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हम कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएँ। हो सकता था ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, या फिर कुछ मेडिसिन्स थी इस तरह की। ठीक है ना? हर किसी की यही कोशिश थी कि ये जो शॉर्टेज में चल रही है ना, इनकी मेडिसिन्स, ये हमें आसानी से मिल जाएँ। पर इस टाइम पर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ना यहाँ पर एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ढूँढी। किस तरह की बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी? जानबूझकर इन चीज़ों की शॉर्टेज करवाई गई। ठीक है? काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा किया। अपना देखो, कोई अगर मान लो ₹10,000 की मेडिसिन मिल रही है, तो अपना कमाई उन्होंने यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपए की मेडिसिन वो मार्केट में बेची। बेसिकली इस आपदा की घड़ी के अंदर भी इन्होंने ना क्या किया, किसी तरह से बस पैसे कमा लें। लोगों की लाइफ क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, किसी को फ़र्क नहीं थी। बस अपना इन्होंने कमाई निकालने का कोई ज़रिया ढूँढ रहे थे सिंपली। तो ये क्या है? ये भी तो कॉमर्स है, बट बिना किसी मोरालिटी के। और यही एक तरह का क्या हो जाता है, एक पाप हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला है। उसी तरह से आप देखो, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी तरह से आपने फॉक्सवैगन का भी सुना होगा केस। ठीक है ना? इन्होंने भी क्या किया, बहुत लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते गए। अपने जो इनके इंजन्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते थे। पर इन्होंने जो इनका डेटा था, उसके साथ छेड़खानी करते रहे और बताते रहे कि नहीं, हम तो बहुत ही ग्रीन चीज़ें यूज़ करते हैं, हम तो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये भी क्या है? ये भी कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। उसके अलावा देखो, कितनी सारी चीज़ों के अंदर हमें अडल्ट्रेशन देखने को मिलती है। अभी दिवाली का सीज़न गया, कितनी सारी मिठाइयों के अंदर कितनी ज़्यादा मिलावट थी। ये भी तो एक तरह का पाप ही है। ऊपर से देखिए, आजकल आप मीडिया देख लियो, मीडिया कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाता है। ठीक है ना? फेक न्यूज़ फैलाने से इनको पैसा मिलता है मीडिया वालों को, पर लोगों की ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ क्या हैं? क्लियरली ये सारे इश्यूज़ दिखाते हैं कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी हमें देखने को मिल जाती है। ऊपर से देखिए, आपने आजकल भी थोड़े टाइम पहले भी चल रहा था, जो गूगल और फेसबुक के ऊपर भी, ठीक है, कुछ एलिगेशंस लगते रहते हैं कि भैया इन्होंने क्या किया है, प्राइवेसी का वायलेशन करते हैं हमारी। ठीक है, हमारा डेटा बेच देते हैं, इस तरह की चीज़ें। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शंस के लिए इनका यूज़ कर लिया गया। आप जानते हो 2016 वाला केस, राइट? तो ये भी तो पैसा कमाने का एक ज़रिया हुआ, पर बिना एथिक्स के, बिना मोरालिटी के ये चीज़ करी गई है। ठीक है? इसके साथ ही काफ़ी सारे तो नहीं बोलूँगा, कुछ डॉक्टर्स हमें ऐसे कई बार देखने को मिलता है कि किडनी स्कैंडल के केस में फँस गए हैं। वो क्यों फँसे हैं? कि बंदा वहाँ पे इलाज करवाने गया, डॉक्टर ने क्या किया, उनकी किडनी बेच दी किसी और को, या फिर इस तरह की चीज़ें। फ्लैश ट्रेड की आप घटनाएँ सुनते रहते हो, राइट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आपने घटनाएँ, आई एम वेरी श्योर, सुनी हुई होंगी। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स किस चीज़ के हैं? ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कॉमर्स विदाउट मोरालिटी के, और गांधी जी की नज़रों में ये एक पूरा का पूरा पाप है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आपने वो जो पैसे कमाए या फिर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो,
वो सही ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या उनका ऑब्जेक्टिव जो फाइनल एम है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। आजकल देखो बहुत सारे सॉन्ग्स बनते हैं बॉलीवुड के अंदर, वहां वुमेन को ना एक तरह की कमोडिटी की तरह दिखाया जाता है, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन हो रहा है, ये भी एक तरह की कॉमर्स विदाउट मोरालिटी ही है। उसी तरह से देखिए आपने ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे होंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह की ठीक है ना, कुछ इस तरह की चीज़ों का प्रचार करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं जो शायद वो खुद कंज्यूम नहीं करते और लोगों की हेल्थ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करते हैं। काफ़ी सारे आपने ना पान मसाला के एड्स देखे होंगे, कुछ लोग सिगरेट्स या फिर कुछ अल्कोहल या फिर इस तरह की चीज़ों के देखे होंगे, ठीक है ना। वो क्या है, वो कॉमर्स विदाउट मोरालिटी ही तो है, राइट है। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दूसरों को हथियार बेचती हैं, वेपन्स, पर वो वेपन्स कहाँ यूज होते हैं, किसी लोगों की आवाज को दबाने के अंदर, गलत कॉज के लिए, जहाँ जहाँ पर वेपन्स का यूज किया जाता है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन के। देखो मैं कोर्ट ऑफ द डे इतनी एक्सटेंसिवली पता क्यों डिस्कस करता हूँ, इसके दो तीन कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला कारण तो ये है कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे एथिक्स के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर इवन हम अपने एसेस के अंदर इन कोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज होगी, बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स देते हुए चलता हूँ, बहुत कई ना स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं सर एथिक्स के एग्जांपल्स कहाँ से लेकर आए, एसए के एग्जांपल्स कहाँ से लेकर आए। देखो कई ऐसे ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ के अंदर ही है, ये सारी घटनाएं आपने सुनी हुई हैं। मेरा बस पर्पस ये रहता है कि बहुत सारी चीजों को आपके सामने लेकर आऊं, अलग अलग एग्जांपल्स आपको दूं, फिर आपको जो ठीक लगती है इसमें से डेफिनेटली आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे और मार्क्स अच्छे लेके आओगे। तो ये तो दो मेजर कारण हैं जो हमें एग्जाम के अंदर हेल्प करने वाले हैं। तीसरा कारण ये है कि देखो बहुत सारी ना हम अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं इन कोर्स के थ्रू, आपको शायद पता नहीं लगता पर सबकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर ना अच्छी अच्छी चीजें जा रही हैं। देखो आप लोग भी जब छोटे थे, ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें आपको, अच्छी अच्छी चीजें आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके गार्जियंस के द्वारा, आपके एल्डर्स के द्वारा बताई जाती थी। वो इसीलिए बताई जाती थी, रीजन यही था कि जब हम अच्छी बातों को सुनते हैं, अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, तो ओवर द टाइम हमारे अंदर भी वही वैल्यू सिस्टम डेवलप होने लग जाता है। यही कोर्स जो हम डिस्कस करते हैं ना, ये सारी चीजें जो गांधी जी ने बोली हैं, स्वामी विवेकानंद जी का कभी हमने डिस्कस किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का डिस्कस किया, इस तरह से जो भी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी हुई हैं, वो हमें भी अच्छा इंसान बनाने की तरफ एक कदम हमारा उस डायरेक्शन में जाता है। इसी वजह से इसको हम काफी एक्सटेंसिव डिस्कस करते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर भी आपकी हेल्प हो एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर एक बेहतर इंसान बनने के अंदर भी इस चीज की आपको हेल्प मिल पाए। ठीक है जी, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल है इंप्रूविंग एग्रीकल्चर यील्ड इन इंडिया, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दुनिया, देखो 800 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन होने वाली है दुनिया की, और इंडिया का क्या होगा 2023 में, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगी, चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे अगले साल के अंदर। अब यहाँ पर देखो जब ऐसी सिचुएशन है, जब इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2030 तक हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ हो जाएगी और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2050 तक 970 करोड़ हो जाएगी, तो क्लियरली इसका मीनिंग क्या है, इसका क्लियरली मीनिंग है कि साथ ही साथ पॉपुलेशन के साथ हमें जो खाना है उसकी भी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। और देखो एक चीज रियलाइज करो, अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है, मान लीजिए आप ना एक ये छोटा सा एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है, अगर मान लो इससे ना निकलता है, हमारा आउटपुट निकलता है 50 kg, राइट। अब कल को क्या करना होगा, हमें आउटपुट कितना निकालना होगा, 100 kg, ताकि हम जो नई पॉपुलेशन ऐड हो रही है उसको फीड कर पाए, राइट। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, एक तो चीज ये हो सकती है सर कि हम ना ये जो लैंड है इसी को बड़ा कर दें, ये पहले छोटी वाली लैंड थी अब बड़ी लैंड कर दी, तो क्या होगा, ये बड़ी लैंड के अंदर हम 100 kg निकाल पाएंगे। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका पता क्या हो सकता है, ये लाल वाला, ये जो छोटा वाला एरिया है ना, इसी को ही अंदर हम इसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर दें, ठीक है ना। लैंड उतना ही रहा पर उसको ही ज्यादा हमने प्रोडक्टिव कर दिया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, और उस छोटे से लैंड के अंदर ही हमने उसका आउटपुट निकाल दिया 100 kg। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, पहला तो ये कि हमने टोटल एरिया जो अंडर एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ा दिया, या फिर दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। अब आप मुझे बताओ कि सर हम क्या करें, कौन सा वाला तरीका बढ़िया होगा। देखो इंडिया ना, इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो इंडिया ना काफी सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, चाहे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, पल्सेस, इंडिया टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। पर रीजन पता क्या है, इंडिया का लैंड अच्छा खासा एग्रीकल्चर के अंडर है ऑलरेडी। अब अगर और एग्रीकल्चर के अंदर हम लैंड लेकर आएंगे, तो बाकी चीजें कहाँ जाएंगी, लोग रहेंगे कहाँ पे, इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगेंगी, हमारे फॉरेस्ट भी तो हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडिया को कहाँ पे फोकस करना चाहिए, इंडिया को फोकस करना चाहिए उसी एरिया के अंदर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, उसी को हम अच्छे से यूज कर पाए, अपनी जो यील्ड है उसको बढ़ा पाए, यही तरीका होगा कि इंडिया सही डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। और अभी ना देखो अगर इंडिया में जो एग्रीकल्चर रिगार्डिंग मुद्दे हैं उनमें मेजर मुद्दा यही है कि इंडिया की यील्ड बहुत कम है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे अपना वीट के केस में देख लो, ठीक है, वीट के केस में चाइना क्या करता है,
1 हेक्टेयर में से कितना आउटपुट निकलता है? 5.74 टन। इंडिया का कितना निकलता है? 3.5 टन। ठीक है ना? उसी तरह से कॉटन का देख लो। कॉटन का अगर आप नोटिस करोगे तो कॉटन का चाइना का कितना है? 1 हेक्टेयर में 2000 किलो। इंडिया का कितना है? 450 किलो। तो क्लियरली क्या शो करता है? अगर हम अपना एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत बढ़ा देना, तब भी हम चाइना तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो जरूरत इसी चीज की है। आई बात समझ में? तो गैप्स हमें यहीं पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ना राइटर ने बहुत सारी चीजों का दिखाया, जैसे ऑयल सीड का आप देख लो। ऑयल सीड का बाकियों की वर्ल्ड की ग्लोबल एवरेज 2.3 है, 2.3 टन पर हेक्टेयर। इंडिया की 1 टन पर हेक्टेयर से भी बहुत कम है। तो सभी चीजों का यहाँ पे राइटर ने हमें डाटा दिया हुआ है। और हर किसी केस में आप नोटिस करो, इंडिया की प्रोडक्टिविटी हमेशा बाकियों के कंपेरिजन में कम ही रही है। अब सर, प्रोडक्टिविटी कम है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ना हम। यस। तो क्या गड़बड़ है? देखो, सबसे पहली गड़बड़ यही है कि हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है ना, उनका साइज बहुत छोटा है। जैसे राइटर ने यहाँ पे 2010-11 का एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा बताया है, तब हमारा लैंड होल्डिंग साइज कितना था? 1.15 हेक्टेयर। मतलब एक किसान के पास ऑन एन एवरेज जो फार्म लैंड है उसका साइज इतना होता है। 2015-16 का अगर मैं एग्रीकल्चर सेंसस की बात करूं, तो उस हिसाब से ये और कम हो गया, 1.08 हेक्टेयर। तो मुझे आप अगर एक चीज बताओ, अगर भैया अगर लैंड ही छोटी सी है, अगर जमीन का टुकड़ा ही छोटा सा है, इसके अंदर किसान क्या उगा लेगा? बहुत कम चीजें उगा पाएगा। ऊपर से क्या आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेकर आ पाओगे? क्या जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे करना पड़ेगा? वही पुराने प्रिमिटिव मेथड से। ठीक है ना? अब प्रिमिटिव मेथड्स की दिक्कत क्या होगी? कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई, कोई ना प्रिसीजन फार्मिंग यूज हुई, कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो प्रोडक्टिविटी तो कम होनी ही होनी है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हमारे 85% से भी ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत ही छोटी लैंड होल्डिंग्स है, उनका 1 हेक्टेयर से भी छोटा लैंड है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, देखो होता क्या है ना, अगर कोई लैंड होल्डिंग का साइज 1 हेक्टेयर से छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम मार्जिनल फार्मर है ये। ठीक है? 1 से 2 हेक्टेयर को बोल देते हैं हम स्मॉल। ठीक है? 2 से 4 को हम बोल देते हैं सेमी मीडियम। 4 से 10 को बोलते हैं मीडियम। और फिर 10 हेक्टेयर से बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं लार्ज। अब इंडिया में जो ज्यादातर किसान है ना, वो मार्जिनल ही है और स्मॉल भी है थोड़े बहुत। पर ये बाकी सेमी मीडियम, मीडियम या फिर लार्ज, ये किसानों की संख्या तो बहुत ही कम है। अब मुझे आप खुद बताओ, टेक्नोलॉजी लगानी होगी तो कहाँ लगाएंगे? ऑब्वियसली इन बड़े किसानों के ऊपर लगाएंगे ना। पर इंडिया में बड़े किसान तो बहुत ही कम है। तो ऑब्वियसली होना क्या है? प्रोडक्टिविटी तो कम होनी ही होनी है। तो ये एक मेजर इशू रहता है हमारे रिगार्डिंग। उसके साथ ही देखिए, हाँ, क्योंकि किसान छोटे हैं तो किस में इन्वॉल्व होंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर होंगे तो पैसा अपनी जमीन के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ये सारे इश्यूज रह गए। उसके साथ ही क्रेडिट। ठीक है? देखो, अलग अलग चीजें जैसे सीड्स हो गया, या फिर जमीन के अंदर कुछ डालना है, या फिर कुछ और नया इरिगेशन के अंदर कुछ आपने इनपुट डालना है, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा। अब इंडिया में ना अभी भी देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। ठीक है? तो डिपेंडेंसी आज भी थोड़ी बहुत हमारे जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग है। ऑल तो देखो, अगर मैं आपको डेटा बताऊं, तो लगभग ना 70% जो हमारा लोन है, वो हमारा बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, इनके द्वारा आता है। पर 20% से भी आज के टाइम पे ज्यादा किसान है जो इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद भी, आप देख रहे हो, हम इंडिपेंडेंस या फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम से हम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों के अंदर बैंक्स को लेकर आए। पर तब भी आज भी 20% से लोग ज्यादा जो हमारे किसान हैं वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के ऊपर। तो ये एक इशू हमारे यहाँ पे रह जाता है कि इनको पैसा नहीं मिल पाता, इन छोटे किसानों को। छोटे किसानों के पास पैसा नहीं आएगा तो अपनी जमीन के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो एग्रीकल्चर की यील्ड तो कम होगी ही होगी। राइट? उसके साथ ही देखिए, फिर टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। ये ड्रोन्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, जो हम बात करते हैं ना आजकल के टाइम पे, देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इनको काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर यूज करने की बातें की जा रही हैं। एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कितने फर्टिलाइजर हैं, कितने फर्टिलाइजर डालने हैं, कौन कौन से डालने हैं, किस मात्रा में डालने हैं, पानी कितना डालना है, यहाँ पे कौन सी फसल उग सकती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, कितना मॉइस्चर होना चाहिए, सैलिनिटी को कैसे इंप्रूव करें, यहाँ पर आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इन सभी चीजों का बहुत यूज हो सकता है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर किसान छोटे हैं, किसान गरीब हैं, तो क्या वो चीजें इनको यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यील्ड कम होगी ही। चाइना के अंदर देखो किसान बड़े हैं, ठीक है, यूएसए के अंदर किसान बड़े हैं, तो इन चीजों का यूज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो प्रॉस्पर भी होते हैं। उसके साथ ही देखो, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं या फिर इस तरह के जो नए नए सीड्स आ रहे हैं, उनका एक्सेस हमारे किसानों के पास नहीं है। ऊपर ही देखो, बात कर लेते हैं हम इरिगेशन की। इंडिया में आज भी 51% जो टोटल नेट सोन एरिया है ना, वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है? बारिश के ऊपर, मॉनसून के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं।
पर जैसे ही देखो मानसून, आप जानते हो हमारा मानसून होता कब है, जून से लेके सितंबर तक, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही इसका हमें अच्छे से पता है, नहीं। किस साल मानसून बहुत अच्छा हो जाता है, किस साल बहुत कम होता है, कई एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कई एरियाज में बारिश होती ही नहीं है, राइट। तो इस तरह के जो स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन, मतलब डाइवर्सिटी हमारे यहाँ देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ रीजन, एंड साथ ही साथ टाइम के बेसिस के ऊपर कि इन्हीं मंथ्स के ऊपर बारिश होती है, तो ये वेरिएशंस भी हमारे एग्रीकल्चर को लिए हैम्पर करते हैं। उसके अलावा देखो, आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। और जो एल नीनो जैसी चीजें होती हैं, ठीक है ना, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, वेरी श्योर आप सभी ने पढ़ा होगा। तो एल नीनो जैसी चीजें होती हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से बारिश कम होती है इंडिया के ऊपर, ठीक है ना। तो जब बारिश कम होगी तो ये सारी सिचुएशंस होंगी, ठीक है। इरिगेशन इंडिया के अंदर अच्छा है नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रेन जब ऊपर नीचे होगी, उसके बेसिस पे क्या होगा, कभी फ्लड्स आ जाएंगे, कभी ड्रॉट्स आ सकते हैं, उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर यील्ड इम्पैक्ट होती है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, देखो एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि इंडिया की एग्रीकल्चर रिसर्च स्पेंडिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। यहाँ पर अगर आप चाइना की बात करोगे ना, तो चाइना ने एक मैसिव बूस्ट देखा है पिछले सालों के अंदर। देखो इंडिया के में क्या था, $0.5 बिलियन लगते थे रिसर्च स्पेंडिंग के ऊपर 1981 में, अभी $4 बिलियन है। चाइना के अंदर $0.2 बिलियन लगते थे, इंडिया से कम स्पेंडिंग होती थी। पर आज के टाइम पर इंडिया से नियरली डबल स्पेंडिंग हो रही है। ऊपर से प्राइवेट सेक्टर भी चाइना के अंदर थोड़ा रोल अपना प्ले कर लेता है। इससे साथ ही साथ हमारे जो पेटेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपने सीड्स के रिगार्डिंग सुना होगा ना, तो पेटेंट लॉज हो गया, आईपीआर रिजीम्स हो गया, वो इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हमें एग्रीकल्चर के अंदर नहीं देखने को मिलती। उसके साथ ही ना एक तरह का विशियस साइकिल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं समझाता हूँ कौन सा विशियस साइकिल। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, मतलब एग्रीकल्चर में अच्छा अगर हम नहीं कर पा रहे, तो होगा क्या, कम प्रोडक्शन होएगी इसकी, ठीक है। कम प्रोडक्शन होएगी किसी किसान की, छोटे किसान की कम प्रोडक्शन होएगी, तो सरप्लस कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। सरप्लस पैसा कुछ कमाई नहीं होगी, पैसा कुछ कमाई नहीं होगी, तो जमीन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है जमीन के अंदर, नई साइंटिफिक मेथड्स नहीं है, उससे होगा क्या, एग्री प्रोडक्टिविटी नीचे रहेगी। तो ओवरऑल ना ये एक तरह का साइकिल बन गया। ये इसी तरह से हमारे छोटे किसान ना इसी पर्टिकुलर साइकिल के अंदर घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है, इस साइकिल को किसी तरह से तोड़ें, किसी भी तरह से हो सकता है हम अपने किसानों को कुछ क्रेडिट अवेलेबल करवाएं, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाए, अपनी जमीन के अंदर इन्वेस्ट करें। ये सारी चीजों की जरूरत है। तो एक तरह का विशेष साइकिल बन चुका है। तो यहाँ पर नीति आयोग क्या बोल रहा है, नीति आयोग ने बहुत सारे सजेशंस दिए हुए हैं। पहला सजेशन है कि जो हम एग्रीकल्चर रिसर्च के रिगार्डिंग स्पेंडिंग है, इसको और प्रमोट करें, नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके आए। जैसे आपने जैसे बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का सुना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर आपने सुनी होगी, या फिर दिल्ली के अंदर भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARE करके है। तो ये सारे जो अलग अलग हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको हमें और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ऊपर से जैसे आप जानते हो ना, जो GM फूड्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें होती हैं, जिनका हमने DNA मॉडिफाई किया होता है, जैसे आप जानते हो BT कॉटन, तो इनका भी हम यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं की, ताकि ना प्रॉपर वे में इसको यूज करें, ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को आने वाले टाइम के अंदर इंप्रूव कर पाए। पर एक पहला तरीका क्या है कि हम रिसर्च को अपनी बेहतर करें। उसके साथ ही आप जानते हो इरिगेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसने एक अच्छा काम किया है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीति आयोग का एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन पता क्या है, कि जो MG नरेगा है ना, उसको यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कीजिए। अब सर ये कैसे कंबाइन करने की बात हो रही है, देखो MG नरेगा के अंदर क्या होता है, हम अलग अलग चीजें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पता क्या बोल रहे हैं कि हम ना इरिगेशन टैंक बनाए, ठीक है ना। आप जानते हो साउथ इंडिया के अंदर इरिगेशन टैंक, जो टैंक इरिगेशन है, वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो जो MG नरेगा के अंदर लोग होंगे, वो क्या करें, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए MG इरिगेशन टैंक के लिए, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा, कितनी उसकी हाइट होगी, किस तरह से उसको खोदना है, ये सारे काम कौन करे, MG नरेगा में जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो करें। इससे होगा क्या, एक तो देखो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया MG नरेगा के अंदर, साथ ही साथ हमने एक एसेट भी तो बना दिया, ये टैंक भी तो बन गया। अब इस टैंक में पानी आज भर सकेंगे अच्छे से, और लोगों की इरिगेशन नीड भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, कि हमने लोगों को रोजगार भी दे दिया, हमारे यहाँ पे जो टैंक की व्यवस्था नहीं थी, वो टैंक भी बन गया अच्छे से, लोगों तक अपना पानी भी पहुंचने लग गया। तो सारी चीजें यहाँ पे साथ साथ हमें देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ ही राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि हमें कुछ नए तरीके भी अपनाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, ठीक है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन जानते हो, ड्रिप इरिगेशन जानते हो। इन सभी चीजों की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, वो बहुत ज्यादा होती है। देखो, एक होता है फ्लड इरिगेशन, जिसमें क्या होता है कि पानी बस भर दिया, पूरे के पूरे खेत के अंदर पानी भर दिया, नहीं।
यहाँ पर हमारी ऐसी टेक्निक्स चाहिए जैसे माइक्रो इरिगेशन जैसी, जहाँ पर जितना पानी चाहिए हम उतना ही डालें, ठीक है ना? डायरेक्टली जो पानी रूट्स तक जाना चाहिए ना, वो चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं माइक्रो इरिगेशन के अंदर। तो उनकी क्या होती है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। जितना पानी डाला वो यूज़ हुआ है ताकि प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, इसको बोलते हैं वाटर यूज़ एफिशिएंसी। उसके साथ ही साथ हम जैसे राइस के अंदर देखो, आप सभी जानते हो जो ट्रेडिशनल मेथड है राइस का ग्रो करने का, वो यही है कि पानी को बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है पूरे खेत के अंदर। पर उसकी जगह हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन उगा कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे-छोटे अंकुर होते हैं ना, जो सीडलिंग्स होती हैं, यंग सीडलिंग्स, उनको प्लांट किया जाता है, ठीक है? एक स्पेसिंग के थ्रू। और ऐसा नहीं होता कि पूरा पानी से भर दिया, नहीं। हम धीरे-धीरे करके एक-एक स्टेप वाइज़ उसको इरिगेशन करते हैं, ताकि जो मिट्टी है, वो भी मॉइस्ट रहे, ठीक है ना? पर ऐसा ना हो कि पूरा उसका मिट्टी को हमने पूरे के पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को पूरा उसको भर ही दिया, उसको फ्लड कर दिया, नहीं। ऑर्गेनिक मैन्योर का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह की टेक्निक्स यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। उसके साथ ही हम सीड बैंक बनाए जा सकते हैं, जिसके अंदर होगा क्या कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, हमें पता हो कि हाँ, कि किसानों को जिनको सीड्स नहीं मिल पा रहे, उनको आसानी से सीड मिल पाएँ। इसके साथ ही अगर इन सीड्स के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए जाते हैं, तो जो ओरिजिनल सीड्स हैं, उनकी ओरिजिनल सीड्स की जो वैराइटीज़ हैं, वो यहाँ पर सीड बैंक के अंदर हमारे पास पड़ी रहें। उसके साथ ही देखो पीपीपी मॉडल जो आप जानते हो, इनको यूज़ किया जा सकता है। अलग-अलग जो नई टेक्नोलॉजी है, वो लेकर आ सकते हैं और एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाने में अपना एक अच्छा योगदान दिया जा सकता है। उसके साथ ही देखिए, हमें जो किसानों को कुछ नई चीज़ों की तरफ भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तरफ मूव करें, फ्लावर्स, फिशरीज़, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीज़ें भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। एक मुद्दा यहाँ पे राइटर ने और रेज़ किया है कि देखो, एक हमारा एरिया है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला, ठीक है? यहाँ पर चीज़ें जब भी हम ग्रो करते हैं, इनकी बड़ी अच्छी खासी यील्ड आती है, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। पर जब हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न इंडिया की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओडिशा देख लीजिए, ठीक है ना? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सभी एरियाज़ के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी कम है। जैसे चावल की ही एग्ज़ाम्पल ले लो, तो एक एक अगर एरिया के अंदर ना, अगर 1 हेक्टेयर के अंदर 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, तो वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा में वहाँ 1.5 गुना हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन नहीं है, प्रॉपर सीड्स का एक्सेस नहीं है, एमएसपी की सपोर्ट हमें प्रॉपर करनी चाहिए। ठीक है ना? दरअसल इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर एमएसपी क अगर आप बेचते हो ना, तो मिल बिक जाती है। जैसे जो शांता कुमार कमेटी है, उन्होंने भी नोटिस किया था कि सिर्फ़ 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है ना, वो मेजर लाभ इन्हीं स्टेट्स के अंदर मिल रहा है। बाकी स्टेट्स के अंदर भी लाभ इसका मिलना चाहिए, प्रॉपर इंश्योरेंस स्कीम्स होनी चाहिए। तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है हम अपनी यील्ड को बढ़ाएँ, ठीक है ना? और यील्ड का हम बढ़ाने का तरीका यही सारे मेथड हो सकते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर। बहुत ज़रूरत है इसकी, देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दोनों के बीच बीच में अगर एक तरह का बैलेंस लेके चलना है ना, तो एग्रीकल्चर यील्ड को हमें इंडिया को बढ़ाना ही होगा। किसानों की भी आय बढ़ेगी, तो सारे बेनिफिट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। देखिए, हमारा जो दूसरा मुद्दा है, वो है टुवर्ड्स लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, आप लोगों ने ना हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में वेरी श्योर कभी सुना होगा। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या होता है, देखो अगर जो हिंदूज़ के बीच में मैरिज होनी है, तो उसके लिए एक तरह का एक्ट है हमारे पास। उसी तरह से हमारे पास क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट। अब सर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो कोई भी पर्सन हो, कोई भी उसका रिलीजन हो, उसके रिगार्डिंग मैरिज हो, या फिर कई बार मान लीजिए कि 2 अलग-अलग रिलीजन, मान लो एक पर्सन है हिंदू का और जो जिसके साथ शादी करनी है मुस्लिम है, इनके बीच में शादी होनी हो, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होती है। कोई इंडिया का नेशनल है, वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, तो उसको रजिस्टर करानी हो, तो किसके अंदर होती है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होती है। इस तरह के अलग-अलग तरह के प्रोविज़न्स होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एक अर्ज़ी गई है, पिटीशन गई हुई है। वो पिटीशन क्या बोल रही है? वो पिटीशन ये बोल रही है कि जो सेम सेक्स, बेसिकली एलजीबीटी की बात हो रही है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इनको ना सेम सेक्स मैरिज का भी दर्जा दिया जाए। एज़ इन कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये आपस में शादी कर पाएँ आसानी से, इसकी बात करी गई है पिटिशनर्स के द्वारा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है कि नहीं, ये सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो चलो मुद्दा तो आया, इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आया कैसे? मतलब ये पूरा इवॉल्व कैसे हुआ? देखो दरअसल में हुआ क्या, एक ना पहले नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। सर ये नालसा क्या है? नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है? आई एम वेरी श्योर आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो बहुत अच्छा काम करती है इसके रिगार्डिंग, इनके इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ
ये डिटर्मिन किया गया कि जो ट्रांसजेंडर्स है ना, बेसिकली एलजीबीटी, इनको थर्ड जेंडर का हमने दर्जा दे दिया। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने ये भी बोला कि इन सभी के पास भी, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके पास भी अलग अलग राइट्स हैं। सर किस तरह के राइट्स? जैसे हम बाकी लोगों के पास है ना कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ठीक है, इसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट हो गया। इस तरह के बहुत सारे राइट्स हमने यहाँ पे बोल दिए। तो नालसा जजमेंट बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट था, बिल्कुल ठीक है, सारे इनको राइट्स और थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। इसके बाद हमारे पास से एक दूसरा जजमेंट आया, जो क्या था? पुट्टा स्वामी जजमेंट। सर एक तो वो था ना, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या वही जजमेंट की बात कर रहे हो? बिल्कुल, ये 2017 का जजमेंट था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो प्राइवेसी का जजमेंट है, तो क्या उसी की बात कर रहे हैं? हाँ जी भैया, प्राइवेसी वाले की ही बात कर रहे हैं। दरअसल में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ना, वो भी प्राइवेसी का एक एसेंशियल पार्ट है। यहां पर इस केस के अंदर ये तो बोला ही गया कि प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है। उस प्राइवेसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है, या उस प्राइवेसी का पार्ट क्या बोला गया? सेक्सुअल ओरिएंटेशन। हम जो भी, मतलब हम मेल है, फीमेल है, ये सारी चीजें, या फिर जो भी हम थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हैं, ये भी हमारी प्राइवेसी का ही पार्ट है, हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हमारी सेक्सुअल इंटीग्रिटी। ऐसा बोला गया पुट्टा स्वामी जजमेंट के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक साल बाद नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ, जो सेक्शन 377 था ना, उसके रिगार्डिंग जो हमने क्या बोला, हमने इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। समझ आया? होमोसेक्सुअलिटी को अगर डीक्रिमिनलाइज करने वाला केस कौन सा था? नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर देखो, सेक्शन 377 के अंदर ना, हमने बहुत सारे ऑफेंसेस थे हमारे, जो हम मानते थे कि नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, पर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, होमोसेक्सुअलिटी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाती, हम इसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ये थी पूरी की पूरी प्रोविजंस। अब यहां पर देखो मुद्दा क्या आया, अब यही मुद्दा गया दोबारा से, अब मैरिज के रिगार्डिंग गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इसके रिगार्डिंग जो सेम सेक्स की मैरिज है, इसको थोड़ा आसान बनाओ। तो सर मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, दरअसल समझते हैं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अगर आप सेक्शन 4C के अंदर जाओगे ना, यहाँ कुछ शब्द यूज किए गए हैं, जैसे मेल वर्ड यूज किया गया है, फीमेल यूज किया गया है, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। अब आप मुझे बताओ, जब सेम सेक्स मैरिज होती है, उसमें हस्बैंड कौन, वाइफ कौन, उसमें मेल कौन, फीमेल कौन, ब्राइड कौन, ब्राइड ग्रूम कौन, ये तो डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ पर यही इनकी प्ली थी, एक रेपुटेशन थी कि ये चीज को आप देखिए, इस चीज को आप ठीक कीजिए, ताकि सेम सेक्स मैरिज को आसानी से हो पाए। पर हमारी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मानना है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी इसके अगेंस्ट गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि रीजन बीइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बाकी चीजें कर दी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो सारी चीजें ठीक है, हम उससे एग्री करते हैं, पर ये अपने आप हम मैरिज की तरफ इसका ना बढ़े। ये सारी जो जजमेंट्स थी, इनका मीनिंग ये था कि हमने थर्ड जेंडर को दे दिया। तो यहाँ पर मुद्दा अटका हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग देखना पड़ेगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, क्या वो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करती है या नहीं करती, ये हमारे फ्यूचर के अंदर देखना पड़ेगा। पर यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड यही है, गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है सेम सेक्स मैरिज के अंदर। वो ये मानती है कि देखो, अगर मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं भी मिला तो कोई मर नहीं रहा, ऐसा मतलब बोला गया देखो कोर्ट के अंदर भी। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये जो दो पर्टिकुलर सेम जेंडर के लोग हों, उनके बीच में अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये किसी भी अनकोडिफाइड पर्सनल लॉस या फिर स्टैट्यूटरी लॉस के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया। तो ये हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है, बेसिकली सिंपल कहने का मतलब गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है सेम सेक्स मैरिज के अंदर। तो सर वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में क्या चीजें होती हैं? देखो, आपको देखने को मिलेगा कि नियरली 32 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कुछ ना कुछ इसका लीगल मैकेनिज्म है सेम सेक्स मैरिज का। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर स्टार्टिंग से ही आ गया, बट धीरे धीरे जनरली क्या हुआ है, जनरली एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इवॉल्विंग प्रोसेस किस तरह से कि जैसे फॉर एग्जांपल इनको कुछ राइट्स दे दिए गए, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इनका एक सिविल यूनियन हो सकता है, जैसे कि जहां पर आपके पास कुछ राइट्स हो कि आप इनहेरिटेंस कर पाओ, मेडिकल बेनिफिट्स दे दिए गए, ठीक है, तो इस तरह की चीजें, अडॉप्शन के बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड किए गए। तो एक तरह से हमें एवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलती है। जो नीदरलैंड्स है ना, वो दुनिया की पहली कंट्री थी जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। उसी तरह से यूएस के अंदर भी हमें देखने को मिला, कुछ टाइम लगा इन चीज़ों का रिस्पॉन्डिंग। तो ज़्यादातर कंट्रीज में क्या होता है कि पहले एलजीबीटी या फिर जो ट्रांसजेंडर था उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, सेम सेक्स मैरिज उसके बाद में आती है। तो हो सकता है ना ये इंडिया के अंदर भी सिमिलर ही प्रोसीजर फॉलो किया गया हो, जैसे आपने देखा ना किस तरह से नालसा जजमेंट से हमने देखा, फिर हमने पुट्टा स्वामी जजमेंट देखा, फिर हमने देखा कि किस तरह से जो नवतेज जौहर के अंदर हमने वो चीज़ देखी। तो हो सकता है उसी के अंदर हम प्रोग्रेस करते करते अब हम सेम सेक्स मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं।
ठीक है, ऑल्दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा इससे अलग है। अब ये आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या वर्डिक्ट फाइनली देती है। राइट है। चलो चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। तीसरा आर्टिकल क्या है? इट इज टाइम टू डिस्कस डी पॉपुलेशन, और इसको आप जीएस पेपर 1 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए बहुत सारे इन्होंने भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जैसा कि आप जानते ही हो कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री बनने वाली है 2023 के अंदर। अब देखो चाइना का ना हो क्या रहा है, चाइना की पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट है या थोड़ी डिक्लाइन कर रही है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया का एक्सपेक्टेड है कि हम 2063 तक 2063 तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ओवरऑल अगर दुनिया की बात करें तो 2086 तक हमें देखने को मिलती रहेगी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है ना। पर यहाँ पर ना कुछ मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। वो मुद्दे क्या हैं? देखो जैसे आप देख तो जापान देख लो, जर्मनी देख सकते हो, साउथ कोरिया, ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखो हम ऐसा जरूर बोलते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर क्या दुनिया के सभी देशों की पॉपुलेशन बढ़ रही है? द आंसर इज नो। बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे भी हैं जहां पर हमें पॉपुलेशन नीचे देखती हुई हमें मिलेगी। अब देखो इंडिया को भी ना कहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? देखो जब हम ना बात करते हैं कि भैया पॉपुलेशन कम करो, तो उससे कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें जैसे चाइल्ड केयर प्रॉपर हो जाती है, महिलाओं का थोड़ा और बेटरमेंट होता है, ये सारी चीजें हैं। पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। देखो आप आज के टाइम एक चीज नोटिस कर रहे हो, इंडिया में बच्चों की, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है ना, यूथ हो गया, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में क्या होगा आप खुद बताओ? फ्यूचर में ये सारे एल्डरली हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या उतने प्रॉपर यूथ हैं हमारे पास उनको रिप्लेस करने के लिए आने वाले टाइम के अंदर? शायद नहीं। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा जहां जापान है आज के टाइम पर, जहां एल्डर पॉपुलेशन की लोग बहुत ज्यादा है पर यूथ बहुत कम हो जाए। तो हमें ये चीज भी इसके रिगार्डिंग ना डिस्कशन स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम देखें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर से देखो आप एक चीज जानते हो, रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, ये होता है 2.1। ठीक है ना, कि अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, ये उतनी ही पॉपुलेशन दे, तो एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देगी? 2.1। अब इंडिया में देखो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो 2.1 से नीचे आ चुकी हैं, मतलब वहां पर महिलाएं कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। कौन सी स्टेट सर ऐसी हैं? जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इन्होंने बहुत टाइम पहले ये जो एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है वो 2.1 से नीचे आ चुकी है। ठीक है ना, आई बात समझ में? और अर्बन एरियाज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो ये बताता है कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट अर्बन एरियाज के अंदर कितनी है? 1.6। क्लियरली क्या शो करता है? इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे डिक्लाइन करती हुई देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना एक और राइटर ने बात क्या करी है, जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन जैसे एरियाज में हमें फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, वहां पर यूथ ज्यादा है। पर कंसर्न होगा तमिलनाडु, केरला, इस तरह के स्टेट्स के ऊपर जहां पर एल्डरली लोग ज्यादा होंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होंगे, महिलाएं को भी एज देखो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, फीमेल एल्डरली ज्यादा होंगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ठीक है ना। अब देखो इंसान जब 60 प्लस का हो गया तो हो सकता है कि उसके पास कोई प्रॉपर काम ना हो और शायद प्रॉपर सेविंग्स भी ना हो, तो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने स्टार्ट करने होंगे क्योंकि हम इनके रिगार्डिंग बात कर ही नहीं रहे। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे तमिलियन और बिहारी के बीच में कंपेयर किया गया है कि किस तरह से जो बिहारी ऑन एन एवरेज उनकी एज है वो काफी यंग साइड पे चल रही है आज के टाइम पे, पर तमिलियन की जो एज है वो एल्डरली की साइड पे ज्यादा चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग ना इश्यूज आएंगे। ठीक है ना। हम आजकल पॉपुलेशन की जब बात करते हैं ना, हम ये बोल देते हैं कि तमिलनाडु और बिहार के, सॉरी, तमिलनाडु और केरला के लोग, कि बाहर से लोग यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। पर देखो आने वाले टाइम के अंदर जो डिस्कशन होगा, मुद्दा बहुत ज्यादा बदल जाएगा। जब लोग ही नहीं होंगे, वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं होगी, तो किस डायरेक्शन में पर्टिकुलर स्टेट्स जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग हमें कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो तीन मेजर चैलेंजेस यहाँ पे राइटर ने बात करी हैं। पहला मुद्दा क्या है? पहला है स्क्यूड सेक्स रेशो। ठीक है ना। एक यहाँ पे ये पॉइंट ही क्या है कि जिन पर्टिकुलर फैमिलीज के पास ना एक लड़का होता है वो जनरली क्या कोशिश करते हैं कि और बच्चे ना हो, पर जिनके पास एक लड़की होती है वो कोशिश करते हैं कि उनके पास और बच्चे करें। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, हमारी जो सेक्स रेशो है, ठीक है ना, कितने हमें प्रॉपर होने चाहिए, तो मेल और फीमेल की जो रेशो है वो हमें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है कि हमारे देखो जो नदर्न और सदर्न स्टेट्स हैं इनके बीच में काफी फर्क देखने को मिलेगा। जब बात करते हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका की, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लिटरेसी रेट्स ज्यादा हैं। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्दर्न इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट्स कम हैं। अब यहाँ पर देखो आने वाले टाइम में जब मैं बात करता हूँ तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो हो सकता है बिहार और मान लीजिए यूपी से लोग यहाँ पर जाएं,
पर क्या इनको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी यहाँ पे जाके? शायद नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा थी, यहाँ पे लिटरेसी रेट कम थी। तो किस तरह से ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये एक मेजर चैलेंज बन जाता है इंडिया के ऊपर। तीसरा देखो, थोड़ा रिलीजियस मुद्दा है कि ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, पर राइटर यहाँ पे ने देखा है कि नहीं, पहले ऐसा होता था, आज के टाइम पे तो हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों की फर्टिलिटी थोड़ा अब तो कन्वर्ज ही कर रही है, सिमिलर लेवल पर ही आ रही है। तो ये थोड़े फ्यूचर में ना हमें कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं रिगार्डिंग जो डी पॉपुलेशन है। तो हमें जब हम ये बात करते हैं ना कि हाँ, पर्टिकुलर जैसे मान लो यूपी के पास आप जानते हो लोकसभा में 80 सीट्स हैं, बिहार के पास भी आई थिंक 40 के करीब की लोकसभा के अंदर सीट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर पॉपुलेशन की वजह से इनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। उसी तरह से जब फाइनेंस कमीशन इनको पैसे देता है तो वो भी इनके पास ज़्यादा आते हैं, और जो सदर्न स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा काम किया है उनको कम पैसा मिलता है। तो आजकल ना हम इनकी डिस्कशन कर रहे हैं, पर हमें इसके साथ ही साथ हमें फ्यूचर की भी डिस्कशन करनी होगी कि किस तरह से हम इस चीज़ की तरफ वर्क कर पाएँ। जब आज के टाइम पे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप हो गया, उसके अंदर इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि आने वाले टाइम के अंदर लोग कम हो रहे हैं, उसको कैसे टैकल करें, तो इंडिया को भी इस डायरेक्शन में बातचीत करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।